Assalamu alaikum, dear students. Welcome to National Chemistry Talent Contest 17, Organic Chemistry. I'm Dr. Syed Namassad. So far, we have delivered 4 or 5 lectures, and now we'll continue from where we left yesterday. We were discussing about the IUPAC nomenclature of several classes of organic compounds. Out of these, we have already covered the naming of alkanes, haloalkanes, alcohols, cycloalkanes, and bicyclic compounds. And today we'll start the nomenclature of alkenes and cycloalkenes, and then we will proceed to alkynes and some other topics. Here you go. So this is the topic that we are going to start today, alkenes and cycloalkanes. And make sure this is not a separate topic but connected with the previous topics that we have already covered. Most of the rules are same that we covered for the nomenclature of alkanes, haloalkanes, cycloalkanes and etc. So ये रूल 1 पे आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, बहुत क्लियर है। ये रूल कहता है कि आपको कार्बन की वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, चाहे इसके लिए आपको रिलेटिवली स्मॉलर चेन ही क्यों ना सिलेक्ट करना पड़े. It's same as we discussed in the alcohols nomenclature yesterday. If you remember, there was an instance when we were having a competition between selecting the 7 carbon chain and 8 carbon chain, but we chose the 7 carbon chain just because that carbon was containing the hydroxy. So same rule applies here. If we have a smaller carbon chain, it's okay, but we cannot miss the presence of the double bond in that particular chain. And the end will be in the E and E rather than A and E. ये रूल 1 है, रूल 2 है, सॉरी, ये वही है जो मैंने बताया कि जब आप कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेंगे डबल बॉन्ड वाली, इसके बाद फिर नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा, जैसे अल्कोहल में OH जहां से करीब था. एग्जाम्पल्स करते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके. ये पहली एग्जाम्पल है, ये एल्कीन है क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है, 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूट कह दिया, और इसकी जो नंबरिंग है वो वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा. तो ये लेफ्ट से ही करेंगे क्योंकि यही यहाँ पे पहली कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको ब्यूट -1 इन कह दिया, यानी ब्यूट 1 इन. फिर मैं यहाँ पे 2 बातें ऐड कर दूं. पहली बात, इसको 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं और कहते हैं, लेकिन 1 ब्यूटीन ओल्ड नॉमेनक्लेचर है और ब्यूट 1 इन लेटेस्ट या करंट नॉमेनक्लेचर है. तो ट्राई यही करें कि आपको डायरेक्ट करंट नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हो, लेकिन बहरहाल 1 ब्यूटीन भी ओके है. अच्छा, दूसरी बात, इसको ब्यूट 3 नहीं कह सकते क्योंकि नंबरिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करनी है, राइट हैंड साइड से नहीं कर सकते. कंपटीशन 1 और 3 में 1 को प्रायोरिटी मिलेगी. अच्छा, यहाँ एक और बात मैं ऐड करूंगा कि ये डबल बॉन्ड कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान है, लेकिन हम जब लोकेंट लिखेंगे ना तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे, हम 1 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि अगर 1 कार्बन से शुरू हुआ है डबल बॉन्ड बनना तो 2 पे खत्म हो गया है. तो इसी तरह अगर कहीं आगे चल के किसी और पर्टिकुलर नंबर पे आप डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो हम जहां डबल बॉन्ड जिस कार्बन से शुरू होता है हम वो वाली कार्बन लिखते हैं, ना कि हम दूसरी भी लिखें. अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये तो अंडरस्टूड बात है कि हम 2 कार्बन नहीं लिखते हैं, लेकिन जब एडवांस नॉमेनक्लेचर होता है जहां पे बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पे हमें कुछ केसेस में डबल बॉन्ड जहां बना होता है ना, तो हमें दोनों एटम्स को मेंशन करना पड़ता है. जैसे फर्ज करें 17th कार्बन पे है और 17 और 18 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो आपको 17 और फिर ब्रैकेट में 18 भी लिखना पड़ता है. लेकिन वो कुछ मखसूस केसेस हैं कि जब कंफ्यूजन हो रही होती है क्योंकि वो डबल बॉन्ड जो है वो कहीं और पे भी कनेक्ट हो रहा होता है, तो इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए ऐसा करते हैं. लेकिन आपके बिगिनर लेवल पे ऐसा कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, सीधा सीधा जहां से डबल बॉन्ड शुरू है वहां से नंबर देंगे. ये दूसरा मॉलिक्यूल है आपकी स्क्रीन पे, ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और 2 पोजीशन पे इन आ रहा है, तो वी विल कॉल इट हेक्स 2 इन. ठीक है, वही बात, इसको 2 हेक्सीन भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना कहें. और भी रूल्स हैं, वो ये कि जब डबल बॉन्ड दोनों साइड से टर्मिनल से एक ही नंबर पे आ रहा हो
जैसे यहां से करें लेफ्ट से तब भी 2 पोजीशन पे आएगा, राइट से करें तब भी 2 पोजीशन पे आएगा। तो फिर बाकी चीजों को देख लेते हैं कि मिथाइल यहाँ लेफ्ट से करने में एडवांटेज ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमें 2 पोजीशन में मिल जाएगा, वरना राइट से हमें 3rd पोजीशन पे मिलता। तो फिर उस सूरत में अगर डबल बॉन्ड दोनों साइड से लेफ्ट और राइट से इक्वल नंबर पे आ रहा हो, इक्वल पोजीशन पे आ रहा हो, तो फिर आप बाकी पैरामीटर्स भी देख रहे होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हम इसको लेफ्ट से काउंट करेंगे, और उसका नाम जब लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख लेंगे, यानी मिथाइल और उसकी पोजीशन 2 मिथाइल, फिर ब्यूट और 2 ईन। अच्छा, यहां पे मैं फिर एक बात बता दूं कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन मिथाइल एंड ब्यूट, इट्स अ सिंगल वर्ड, इट्स अ वन वर्ड। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो स्पेस लिख देते हैं, शायद इसलिए कि वो सिलेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि मिथाइल एक अलग सिलेबल हो जाएगा और ब्यूट एक अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसमें कोई स्पेसिंग नहीं होती, ये वन वर्ड है। ठीक है, अच्छा, फर्दर एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। टोटल 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स हो गया, 2 पर ईन है तो हेक्स 2 ईन हो गया। अब बाकी मिथाइल लगे हुए हैं कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 5 पर, तो उस हिसाब से आप 2 5 डाई मिथाइल हेक्स 2 ईन कह लेंगे। ठीक है, तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, सिंपल सा इसका नेम है। और ये वही बात कि आपको काउंटिंग लेफ्ट से करनी है क्योंकि डबल बॉन्ड करीब आ रहा है वहां से, और राइट से करेंगे तो डबल बॉन्ड 4 पोजीशन पे जाके आएगा, इसलिए नीचे वाला नाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और भी रूल्स हैं, वो ये कि जब ये आपके ये लिखे हुए साइक्लो एल्कीन्स होगी, तो ऑब्वियसली जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी एल्कीनिक या ओलिफिनिक कार्बन, उसको ही वन कार्बन कार्बन वन कहेंगे। लेकिन अब उन दो में से किसको कहेंगे, ये फैसला होगा अगले ग्रुप के बेसिस पे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये कार्बन वन है, ये भी कार्बन वन है, मतलब ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन किसको कहेंगे फिर हमें आगे की चीज देखना पड़ेगी। अगर मैं इसको वन कहता हूं तो मुझे 3 पे ग्रुप मिल जाएगा पहला, यानी 1 2 3 और फिर 5 पे, यानी 3 5 पे सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको 1 कहता हूं तो मुझे ऑब्वियसली फिर 2 उसको कहना पड़ेगा अगले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, तो 3 4 5 6, तो 4 और 6 पे मिलेगा। ये वही लोवेस्ट रूल वाला लोवेस्ट सम रूल है कि जहां से करीब होंगे ग्रुप्स वहां से आप काउंटिंग करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 और इसको 5। अब इसका नाम हो जाएगा 3 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो इसलिए लगाया कि साइक्लिक है, हेक्स इसलिए कि 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, ईन इसलिए कि डबल बॉन्ड है। यहां पे मैंने हेक्स 1 ईन नहीं कहा, हालांकि अगर यही चीज ओपन चेन होती, यानी 6 कार्बन कंटेनिंग एलिफेटिक और डबल बॉन्ड 1 2 पे आ रहा होता, तो हम हेक्स 1 ईन कहते। वहां इसलिए कहते हैं कि वहां डबल बॉन्ड 2 पे भी आ सकता था, यहां पर 2 पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि जहां पे भी आएगा हम वहीं से शुरू कर देंगे काउंटिंग। तो always the olefinic carbon will be number 1 in case of cycloalkene. So we are not supposed to write the position because it is understood that it is one ene. तो हो सकता है आपको कहीं लिखा नजर आए साइक्लोहेक्स 1 ene, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये बात मैं कर चुका हूं कि जहां से लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे प्रॉक्सिमिटी में, वहां से काउंट होती है नंबरिंग। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है अगर, तो फिर कहाँ किसको प्रायोरिटी देंगे, फिर अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अल्कोहल जो है वो हायर प्रायोरिटाइज्ड फंक्शनल ग्रुप है एज कंपेयर टू एल्कीन। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, इसमें देखें अल्कोहल यानी OH भी मौजूद है इस कार्बन पे, और यहाँ एल्कीन भी है। अगर ये OH नहीं होता तो यकीनन मैं इस वाली कार्बन को 1 कहता जो इस वक्त 2 है। ठीक है, अगर ये OH होता ही नहीं तो, लेकिन अब OH मौजूद है तो मैं इसलिए इसको 1 कहूंगा हमेशा, अगर अल्कोहल मौजूद है रिंग में और साथ में एल्कीन है। और अगर एल्कीन ना भी हो तब भी हम अल्कोहल वाली कार्बन को ही 1 कहते हैं। 2 अलबत्ता मैं इसको कहूंगा ताकि मुझे डबल बॉन्ड का एक एडवांटेज मिल जाए, वरना अगर मैं 2 इसको कहता तो फिर 3 4 5 फिर 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा होता जो कि गलत हो जाता। तो 1 पे अल्कोहल है, 2 पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल। देखिए अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये तो पेरेंट है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसलिए हाइड्रोक्सी नहीं कहेंगे 1 हाइड्रोक्सी, हम कहेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, क्योंकि 2 पे मिथाइल है,
और फिर ये साइक्लोहेक्स है, और 2 पे ईन है आपकी दफा। देखिए ये पहला केस आया है कि साइक्लोएल्कीन है और डबल बॉन्ड 1 पे नहीं आ रहा। इसकी वजह है कि अल्कोहल मौजूद है, तो हमें उसकी प्रायोरिटी की वजह से इस एल्कीन को किसी और पोजीशन पे कहना पड़ा। तो 2 पे ईन है और 1 पे ओल है, ठीक है। तो ये 2 इन 1 ओल। यहां फिर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये ईएन है, ईएन ई नहीं है, ईन नहीं है, इन है। ये मैं आपको कल बता चुका हूं कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते, मिसाल के तौर पे ये 4 और 5 के दरमियान भी डबल बॉन्ड होता, तब मैं ईएन ईन ईन कहता, फिर थोड़ा सा नाम भी चेंज हो जाता, फिर ये एग्जैक्टली तो ये ना, और ये एक्स के साथ भी ए आता, साइक्लोहेक्सा, फिर साइक्लोहेक्सा हो जाता और फिर डाइनोल हो जाता, डाई आ जाता। खैर वो एक अलग केस था। तो इस वक्त ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। आप सही कह रहे हैं, फिर वो डाइन हो जाता। अच्छा ये Sir? भी जी Sir, in the previous slide, can we write 2 methyl cyclohex 1 ol 2 in? No, we cannot write. The answer of not writing is OH is alcohol and in is olefin, that is alkene. We have to give the preference to the alcohol to consider as the parent functional group. So we will end with the ol, ठीक है। ओल पे एंड इसलिए करेंगे कि क्योंकि वो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए। Okay. इसमें सर जी पिछले हमने एग्जांपल में हेक्सीन के दरमियान में 1 ही लिखा था, क्योंकि आपने कहा था ऑब्वियस सी बात है कि 1 पे ही होगा। अगर कोई और ग्रुप नहीं है तो, अगर कोई और ग्रुप नहीं है तो आप पूछे सर अगले एग्जांपल है उसमें अल्कोहल भी अगर वो फर्स्ट कार्बन पे ही होगा, फिर हमने इसको क्यों स्पेसिफाई करके लिखा है यहाँ? हाँ देखें, अगर साइक्लोहेक्सेन पे सिर्फ डबल बॉन्ड ही मौजूद है तो वो हमेशा नंबर 1 होगी, लेकिन अगर OH मौजूद है तो फिर आप OH को नंबर 1 कहेंगे। ये प्रायोरिटी की बात होती है, तो आप अल्कोहल को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर एल्कीन, ठीक है, ये वजह है। तो सर अगर ये हमेशा कार्बन नंबर 1 पे ही होगा तो हम इसका 1 क्यों लिख रहे हैं? कौन कार्बन नंबर 1 पे होगा? ओके, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, इसलिए यहाँ इसलिए लिखना पड़ा कि अगर मैं नहीं लिखता, आप फर्ज करें आप इसको एलिमिनेट कर दें, तो फिर नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स -2 इनोल हो जाएगा ना। फिर इसको इनोल, यानी आप यहाँ से 1 डिलीट करते तो इनोल हो जाएगा। अब इनोल असल में कुछ और होता है, इनोल जो है वो कुछ और होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे 1 ओल कहना पड़ेगा। हालांकि हमेशा 1 ही होगा, ये 2 ओल नहीं होगा, लेकिन आपको 1 बहरहाल लिखना पड़ेगा। अगर आपने 1 नहीं लिखा तो फिर आपको इनोल लिखना पड़ेगा, वो कुछ और फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है सर? थैंक यू, वेलकम। अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप, ये मॉलिक्यूल है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए इसका नाम क्या होगा? जी नाम बताइए इसका मुझे। इस सामने मेंशन है, सॉरी आई थॉट के मेंशन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये 4 कार्बन कंटेनिंग है तो इसलिए, सॉरी 5 कार्बन कंटेनिंग है तो इसलिए पेंट हो जाएगा, और OL ओल्ड जो 2 पोजीशन पे आ रहा है, राइट लेफ्ट से काउंट करते तो 1 2 4 पे आता, तो इसलिए हम प्रायोरिटाइज, हमें 1 से राइट से शुरू करना पड़ेगा। अब 1 2 3 4 5, तो 4 पे मिथाइल है, पेंट 3 इन 2 ओल इसका नाम हो जाएगा। इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में इसका नाम बताइए। जी कोई स्टूडेंट मुझे मॉलिक्यूल का नाम बताए। सर 4 मिथाइल हेप्टेन 1 ईन। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कार्बन की चेन कितने एटम्स की है? 4 टर्ब्यूटाइल 2 7 मिथाइल 7 एटम्स की है।
7 का देखिए, ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये 6 तो हो नहीं सकती, आपको डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, तो ये सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, है ना, ए और बी हो नहीं सकता। अब इसके अंदर डी होगा ऑप्शन ना, क्योंकि आप यहां से शुरू करेंगे। 4 tert butyl 2 methyl hept 1 ene. जी Yes, sir, it will be 4 tertiary butyl 4 methyl and hept 1 ene. ओके, ठीक है। तो कोई देखें मुश्किल तो नहीं है नॉमेनक्लेचर, बस मैं आपको एक दो शॉर्टकट बता दूं। सबसे पहले ना मैं इस एल्कीन की फिलहाल बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप एल्कीन को शामिल करते हुए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लें। फिर दूसरी बात कि आपको किसी एक टर्मिनल से 1 कहना होगा, किसी एक को, यानी काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी होगी। ये देखें कि कहां से आपका डबल बॉन्ड करीब आ रहा है, ठीक है। जब आप काउंटिंग कर चुके हो तो जो उस चेन के अलावा ग्रुप्स हैं उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, आप पहले उनको लिखेंगे उनकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये 2 पे मिथाइल है और 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है। और कल ये बात की थी कि टर्शरी को अल्फाबेटाइजेशन में नहीं लेते हैं, बी को लेंगे और फिर मिथाइल और बी में बी पहले आएगा, तो 4 टर्शरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल हेप्ट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात बताता हूं कि ये जो आपकी एल्कीन्स होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती हैं अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो। एक सिस कहलाती है, एक ट्रांस कहलाती है। वो ये आपके सामने मौजूद है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस पे देखें, अगर 2 सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी क्लोरीन दोनों है या दोनों ब्रोमीन है या दोनों मिथाइल है, कुछ भी है, 2 सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है वो, उसमें जो 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं वो अगर एक ही साइड पर है, सेम साइड पर है, तो उसको हम सिस कहते हैं, सिस एल्कीन कहते हैं। और अगर वो 2 सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पर हैं तो उसको ट्रांस कहते हैं। तो ये ठीक है, ये 2 आइसोमर्स हैं, एक सिस और एक ट्रांस। लेकिन सिस और ट्रांस हर एल्कीन में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वो एल्कीन जिसपे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उन पे 2 ग्रुप्स सिमिलर हों, यानी एक जैसे हों। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं इधर क्लोरीन के बदले ब्रोमीन लिख दूं और ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के बदले मिथाइल लिख दूं, तो फिर सिस ट्रांस नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। तो बहरहाल ये आपकी पहली वाली एल्कीन जो है वो सिस हो जाएगी और दूसरी एल्कीन जो है वो आपकी ट्रांस हो जाएगी। ये आपकी स्क्रीन विजिबल है या कोई ब्लैक वो आ रही है, कवरिंग हो रही है? सर ब्लैक कवरिंग अब तो नहीं हो रही, अब क्लियर है ना पूरी स्क्रीन? यस सर। ओके ओके, तो ये सिस हो जाएगा, ये ट्रांस। बस नॉमेनक्लेचर वही है। मतलब आपको पता है कि 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन है तो आप इथीन कहेंगे, 1 और 2 पे 2 क्लोरीन लगे हैं तो 1,2 डाइक्लोरो इथीन कहेंगे। और ये चूंकि सिस है तो आप सिस पहले लिख देंगे, अगर ये ट्रांस है ब्लू वाली तो आप ट्रांस लिख देंगे, बीच में हाइफन भी ले आएंगे, सिस और सिस के बाद लोकेंड में और ट्रांस के बाद लोकेंड में, ठीक है ना। तो यानी वही है, बस सिस ट्रांस को अगर मेंशन करना है तो आपको शुरू में करना होगा। और सिस और ट्रांस इटैलिक लिखा जाता है टाइपिंग में, हाथ से जब आप पेपर पे लिख रहे होंगे तो चलता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होंगे तो इटैलिसाइज कीजिएगा इसको। सर कैन यू रिपीट कि कौन से एल्कीन्स में ये नहीं होगा? वो एल्कीन्स जिनमें 2 सिमिलर ग्रुप्स मौजूद हों, यानी दोनों कार्बन पे, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस एक ग्रुप इधर मौजूद हो और वैसे ही ग्रुप उधर भी मौजूद हो दूसरे डबल बॉन्ड पे, तो फिर सिस ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल है। लेकिन अगर एल्कीन पे 2 सिमिलर ग्रुप्स मौजूद ही नहीं है, यानी चारों या तो चारों सेम है या चारों डिफरेंट है, ठीक है ना, तो उस सूरत में वो ओलिफिन वो सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। सर अगर 2 सेम होंगे और 2 डिफरेंट होंगे तो फिर होगा? तो हो सकता है, लेकिन वो दोनों सेम जो आप कहना चाह रही हैं वो दोनों अलग अलग कार्बन पे हो, जैसे एक इधर है एक इधर है, तो सही है, होगा। लेकिन अगर वो दोनों सेम एक ही कार्बन पे हो, जैसे क्लोरीन में यहां से डिलीट करके यहां लगा दूं इसी कार्बन पे और बोलूं कि भाई ये 2 सेम यहां होगा और यहां पे 2 डिफरेंट कर देता हूं, तब नहीं होगा, ठीक है। लाइक सर यहाँ पे दोनों Cl हैं और फिर उसके बाद दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन भी हैं, तो अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई और ग्रुप लगा हो तब भी होगा? तब भी होगा, क्योंकि तब विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन तो बहरहाल रहेगा ना, यानी ये हाइड्रोजन है, मैं यहाँ मिथाइल लिख दूं ऊपर, तो तब भी ये सिस ही रहेगा, क्योंकि सिस विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन बहरहाल मौजूद है। अगर मैं इस क्लोरीन को यहाँ से मिटा के यहाँ लिख दूं तो एक कार्बन पे 2 क्लोरीन हो जाएंगे और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तब सिस ट्रांस नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैं एक बात और बताऊं
कि जब हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे तो ये सिस ट्रांस वहां पे मैं दोबारा बताऊंगा, और वहां पे एक और नॉमेनक्लेचर यूज होता है जिसको हम EZ कहते हैं, कैपिटल E और कैपिटल Z, ठीक है। तो वो जर्मन वर्ड्स हैं, वो भी क्या सिस ट्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस ट्रांस। अब देखें सिस ट्रांस को एग्जैक्टली सिस ट्रांस को रिप्रेजेंट नहीं करते, अगर एग्जैक्टली सिस ट्रांस को करेंगे तो फिर सिस ट्रांस ही कह लें, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहरहाल इंस्पिरेशन सिस ट्रांस से ही ली जाती है। वहां पे तो सिमिलर ग्रुप्स नहीं होते, वहां दो हाई प्रायोरिटाइज ग्रुप्स होते हैं। अब वो उस वक्त जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। E और Z, तो E and Z वाले भी होते हैं, ठीक है। जब हम एल्कीन्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम उसको देखेंगे, लेकिन सिस ट्रांस तो बहुत कॉमन है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब एल्काइंस देखते हैं। ये एल्काइन बिल्कुल एल्कीन जैसा ही है, तो कोई नई चीज नहीं है। वहां पे एंड ENE पे हो रहा था एल्कीन में, यहाँ पे एंड YNE पे होगा, ठीक है। आपके सामने मॉलिक्यूल मौजूद है, 7 कार्बन कंटेनिंग चेन है कार्बन की, इसलिए मैं हेप्ट कहूंगा। हेप्ट मतलब 7 होता है, और काउंटिंग इस टर्मिनल से इसलिए कर रहे हैं कि 2 पे ही आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, वरना यहां से करते तो 5 पे ट्रिपल बॉन्ड मिलता, तो इसलिए मुझे राइट से करना पड़ेगी जहां से करीब होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो हेप्ट 2 आइन, YNE आइन, ठीक है। अच्छा, अगर ये डबल बॉन्ड होता तो इन हो जाता, हेप्ट 2 इन, ठीक है ना। तो बस ये इनमें फर्क है, तो कितना कॉमन है, यानी एल्कीन का एल्काइन का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल एल्कीन जैसा ही होता है। एक चीज और देखिए यहाँ पे काम की बात, 1 कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये जो 4 कार्बन है लीनियर ना, ये इनकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल, इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, यानी मैंने कोई बैंड नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है जैसे जिगजैग दिखा रहे थे ना हम, जैसे ये 7 6 5 4 में दिखा रहे हैं ये जिगजैग, तो मैंने इस 3 को नीचे नहीं लिखा, यानी 4 के बाद यूं 3, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर 1 यूं। तो ये इसलिए ये डेलिबरेट है, ये जानबूझ के किया ऐसा, इसलिए कि ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होती है ना, उसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होती है, ठीक है, बैंड नहीं होती है, यानी ट्रायगोनल प्लेनर नहीं होती है। तो इसलिए हमारी ये कंपल्शन है कि हमें इसको इस तरह ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री जब हम एल्काइन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी डिटेल आएगी कि ये ज्योमेट्री ऐसी क्यों अडॉप्ट करता है, हाई हाइब्रिडाइजेशन की वजह से करता है अपनी। हाँ एग्जैक्टली, या अदनान रशीद फ्रॉम अस्तूर ये लिखते हैं कि सर इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जब मैं एल्कीन केमिस्ट्री पढ़ूंगा, और बताऊंगा कि 3 किस्म की हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, sp, sp2, sp3। मतलब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वरना होती तो sp3d2 भी है, और भी होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी होती है, लेकिन बहरहाल हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें 4 कार्बन हैं, तो इसलिए ये ब्यूट हो गया। अच्छा, 1 मैंने इस वाली कार्बन को कहा जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, मैंने 1 इसको नहीं कहा जहां से ब्रोमीन आ रहा है, क्योंकि बात वही हो गई प्रायोरिटी की। तो आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज किया ओवर हेलो ग्रुप के ऊपर, तो इसलिए ये हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 1 आइन, ठीक है। अब फिर वही बात समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता तो नाम हो जाता 4 ब्रोमो ब्यूट 1 ई, ठीक है। तो ये सिंपल। अच्छा, ये कहते हैं मोहम्मद याहया फ्रॉम कोयटा, सर इफ अ कंपाउंड कंटेन्स बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विच वन विल बी प्रायोरिटाइज्ड। ऐसे केस में देखिए, अगर दोनों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर अलग अलग डिस्टेंस से आ रहे हैं, मतलब जैसे 7 कार्बन की चेन है और एक जो डबल बॉन्ड है वो किसी एक टर्मिनल के साथ ही लगा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे टर्मिनल से 1-2 कार्बन छोड़कर लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करेंगे। मतलब जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, जिस कोने से आप वहां से नंबरिंग करते हैं। हाँ, अगर दोनों बराबर पोजीशन पे आए दोनों एंड से, तो फिर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करेंगे। ये जो फारिहा अली फ्रॉम हुंजा लिखती है कि सर डबल बॉन्ड को करेंगे, वो उस वक्त करेंगे जब टाई पड़ जाए, जब दोनों टर्मिनल से डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ रहा हो। लेकिन अगर किसी एक टर्मिनल से कोई एक करीब आ रहा हो, वो चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम करीब वाले को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं राय उमर फ्रॉम झंग, सर इफ अ सिंगल कार्बन हैज 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू 2 ऑफ डिफरेंट लेंथ, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल? नहीं, अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उनपे 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं,
तो अब एज पर डेफिनेशन तो सिमिलर ग्रुप्स होना चाहिए, यानी दोनों या तो मिथाइल हो या दोनों इथाइल हो, तो सिस ट्रांस पॉसिबल होता है। लेकिन मैं आपकी बात समझ के आप कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक पे जैसे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ और एक पे टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, यानी दोनों एल्काइल हो गए लेकिन सेम एल्काइल नहीं है, तो क्या सिस ट्रांस पॉसिबल है? तो भाई स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक सेम ग्रुप ही होना चाहिए। मतलब नीचे फर्ज करना है दोनों हाइड्रोजन भी नहीं है, कुछ और है, लेकिन एल्काइल की रिस्पेक्ट से भी आप सिस ट्रांस बहरहाल कह सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको रेफर करना पड़ेगा कि सिस और जो आपका रीडर है वो ये बात समझ जाएगा कि ये आप करस्पॉन्डिंग एल्काइल की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मुजम्मिल अली फ्रॉम कहूटा ये लिखते हैं, एंड वी आर राइटिंग द नेम इन फर्स्ट एंड आइन लेटर। यस यस, ये आएगा अभी एग्जाम्पल में आएगा। अच्छा, ये मॉलिक्यूल है, टोटल 10 कार्बन की चेन सिलेक्ट की गई है, और देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करने का मकसद ये था कि आप की जो 3 पोजीशन है वहां से ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वरना अगर आप राइट से करते तो ट्रिपल बॉन्ड बहुत दूर जाकर आता, ठीक है। हालांकि आप सोच रहे होंगे सर वहां से ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है, जबकि यहाँ से एल्काइन थर्ड पोजीशन में मिल रहा है, तो हमने सेकंड को प्रायोरिटाइज नहीं किया, थर्ड को किया। बात वही है कि एल्काइन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हेलो से, इसलिए आपको एल्काइन जहां से एल्काइन करीब है वहां से करना पड़ेगा। Whereas once you have decided from where we have to start the counting, then we have the 4 substituents: bromo, iodo, methyl, isopropyl। इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख ले, और याद रहे कि आइसोप्रोपाइल में हम आई को कंसीडर करेंगे, क्योंकि आइसोप्रोपाइल और नियोपेंटाइल इनमें हम इनके जो करस्पॉन्डिंग लेटर्स हैं आई और एन, इनको कंसीडर करते हैं, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल में हम सेकेंडरी या टर्शरी वाले एस और टी को नहीं करते। तो बी पहले आता है, फिर आई आता है, फिर अच्छा आई दोनों आता है, आइडो भी है, आइसो भी है, तो फिर अगला लेटर देख लेंगे ओ और एस। ये बिल्कुल जैसे डिक्शनरी आप देखते हैं ना, आपको पता है कि जहाँ पहला लेटर मैच करता है, फिर दूसरा जहाँ डिफरेंस आ जाए वहां से हम उसको कंसिडर करते हैं। तो आइडो, फिर आइसो, फिर मैथिल, और आखिर में 10 कार्बन है, तो इसलिए मैंने डेक कहा, लेकिन डीक कहा, सॉरी, डीक के बाद 3 पे आइन है, तो 3 आइन कह दिया इसको, ठीक है। अब यही ट्रिपल बॉन्ड अगर ये यहाँ होता 2-3 के दरमियान, तो आप 2 आइन कह देते इसको। 4-5 के दरमियान होता तो आप इसको 4 आइन कह देते, और अगर 5-6 के दरमियान होता, जैसे मैं ये ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दूं, तो क्या होता नाम? फाइव आइन। आर यू श्योर कि 5 आइन कहते हैं, डीक 5 आइन कहते हैं? अगर मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना दूं 5 और 6 के दरमियान, ये डिलीट कर दूं, यहां बना दूं, जी कोई स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करे। अगर सारी चेंज हो जाएंगे ना, 9 तो नहीं रहेंगे। हाँ, कोई और स्टूडेंट? राय उमर और मुजम्मिल। It will be सॉरी, it will be 2 bromo, 4 iso. अच्छा ओके, सर 5-6 के बीच में नहीं बन सकता ना। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? Sir, this will be 5A. मोहम्मद उस्मान फ्रॉम कराची। 4 ido, 5 isopropyl। Sir, triple bond will be between 5 and 6th carbon. सर वो तो 5 और 6 के दरमियान ही होगा, लेकिन साइड पे और जो बाकी वो हो जाएगी। नहीं हो जाएगी। बिल्कुल, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। 5 और 6 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद ये 2 ग्रुप कैसे लग जाएंगे इसी कार्बन के ऊपर? ये आइसोप्रोपाइल भी लगा हुआ है और ये भी, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो मुमकिन नहीं है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 5 एंड 6 कार्बन, ठीक है। क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना, तो उसके बाद एक ही वैलेंसी बचती है कार्बन की, वो उससे वो चेन एक्सटेंड हो रही है। तो आप यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे तो 5 और 6 के दरमियान, तो फिर यहाँ से भी कार्बन आ रहा है 7 नंबर जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये तो 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो इसलिए 5-6 पे ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। असल जवाब ये था, ठीक है। अब ये तो मैं बता चुका हूं कि हाइड्रोक्सी को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिस तरह एल्कीन में भी हाइड्रोक्सी को प्रायोरिटी दी जाती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो ये मॉलिक्यूल सामने मौजूद है, 4 कार्बन हैं, 1 पे OH है। हालांकि 1 पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था, लेकिन चूंकि OH है तो अब हम नहीं कर सकते। तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 3 आइन 1 ओल।
फिर वही बात, अगर ये डबल बॉन्ड होता तो फिर 3 इन हो जाता, इन हो जाता। ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर मैं इस OH को हटाकर यहाँ पे क्लोरीन लिख दूं Cl, तो क्या होगा, नाम क्या होगा इस मॉलिक्यूल का? So it will be 4 bromo, 4 bromo but 1 ion. 4 chloro but 1 ion. 4 क्लोरो Sir, 4 chloro ब्यूट 1 आयन। Build 1 ion. वेरी गुड, 4 क्लोरो। यानी मकसद कहने का, मेरा सवाल पूछने का जो असल मकसद था ना वो ये था कि अभी OH है तो हम इसको नंबर 1 कार्बन कह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ Cl होता तो फिर हम इसको 1 नहीं कह रहे होते, फिर हम यहाँ इसको प्रायोरिटाइज कर रहे होते ट्रिपल बॉन्ड को। तो देख रहे हैं प्रायोरिटी चेंज होने से फिर नंबरिंग का जो डायरेक्शन है वही बदल जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर हेलो लगता है या कोई और नाइट्रो भी लगता है तब भी आप प्रायोरिटी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देंगे या डबल बॉन्ड को देंगे, लेकिन OH के केस में OH को देंगे। ठीक है, ये वही वाली बात जो हमने करी है कि हम प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को नहीं दे सकते। अब ये एक और मॉलिक्यूल आपके सामने स्क्रीन पर, 8 कार्बन हैं और काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट की ताकि हाइड्रोक्सी 2 पे मिल जाए। ठीक है, अब 2 पे मेथिल है ग्रीन वाला, ऑक्ट बिकॉज ऑफ 5 कार्बन, 5 आइन बिकॉज वी आर हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड एट द 5th कार्बन between the 5th and 6th, but we only consider the first carbon from where the triple bond starts. 5 ion, 2 ol. So I believe that there is no ambiguity in naming this particular compound. Okay. The same thing that I mentioned, we cannot start the numbering from the right hand side. In doing so, the hydroxy will come at 7th position, which is not acceptable when we have the chance for hydroxy to be having at 2 position. So that's all for the nomenclature of a few classes of organic compounds. Let me recall, I have taught you the nomenclature of alkanes, cycloalkanes, alcohols, haloalkanes, alkenes and alkynes. But don't worry, when we will be discussing their chemistries, I mean when we will discuss the chemistry of alkenes, and then chemistry of alcohols and chemistry of haloalkanes, etc., then we will again recall all the things, and in future we will consider the chemistry of carbonyl compounds. There we will discuss their nomenclature as well. तो ये इतना काफी है nomenclature के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। हमने नॉमेनक्लेचर कवर कर ली है, अब हम एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपके क्वेश्चन देख लूं। मुजम्मिल अली फ्रॉम कहोटा, ही राइट्स व्हाई OH इज बीइंग प्रायोरिटाइज्ड ओवर द एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ बात कि ना, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपको किसी एक को प्रायोरिटी देना पड़ती है दूसरे के ऊपर। ठीक है ना, वरना फिर ये क्लैश रहेगा कि कौन पेरेंट होगा और कौन इसकी सब्सिक्वेंट होगी। तो हमारे पास टेबल बना हुआ होता है, उसमें पूरा मेंशन होता है कि भाई अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स है तो कौन सा प्रायोरिटाइज होगा, कौन सा लेस प्रायोरिटाइज होगा। तो ये पूरा एक टेबल है जो मैं डिस्कस करूंगा जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये मैमुना रजाक फ्रॉम इस्लामाबाद, शी राइट्स सर प्लीज डिस्कस असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 2 and 3। यस मैमुना, आई विल डिस्कस सून, आई विल डिस्कस द असेसमेंट क्वेश्चंस। अच्छा, ये मुजम्मिल अली दोबारा लिखते हैं, सर कोई खास रीजन नहीं है। भाई कोई खास रीजन नहीं है, ये इन्होंने एक ऑर्डर सेट कर दिया, हमें उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। बस वो ऑर्डर जो है वो आगे पीछे नहीं होता, वो यूनिवर्सल है और वो पब्लिश्ड ऑर्डर है। ठीक है, कुछ जगहों पे ये आप जब मैं आपको दिखाऊंगा ना प्रायोरिटी ऑर्डर, वहां पे एक लिंक है, वो ये होता है कि जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन होती है ना उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब जैसे अल्कोहल है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ओलिफिनिक कार्बन, और बदले में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि एल्डिहाइड वाली कार्बन जो है वो मोर ऑक्सीडाइज कार्बन है। ठीक है, फिर और आगे जाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक वाली कार्बन ज्यादा ऑक्सीडाइज है। तो जितना ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है सॉरी उस कार्बन की, या लेवल बढ़ता है उस मॉलिक्यूल का, तो उतनी प्रायोरिटी भी बढ़ती रहती है।
ठीक है, एक तो ये रीजन होता है जो आप पूछना चाह रहे हैं मुजम्मिल अली फ्रॉम कहोटा। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक से हम जो कवर करेंगे आज के लेक्चर में, या साथ में हम कल का लेक्चर भी इसको ज्वाइन करेंगे इस सिलसिले में, नेक्स्ट लेक्चर व्हाटएवर। तो ये एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इनकी शेप्स, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर ये सीक्वेंशियली ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है भाई, ये तो हम पहले भी देख चुके थे, मुझे याद है ऑन द वेरी फर्स्ट डे, कि एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन्स कहलाएगा, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्काइंस कहलाएगा, ठीक है ना। ये कोई नई बात नहीं है, तो हम देख चुके। ये जनरल फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर एल्केन्स का CnH2n+2, ठीक है ना, वेयर C and H आर द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड N इज द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो ये भी आपको ऑलरेडी मालूम है कि अगर हेक्सेन है तो C6H14 हो जाएगा, और अगर एल्कीन्स होंगे तो साइक्लो एल्केन्स होंगे तो उसमें 2H कम हो जाएंगे, इवन के एल्कीन्स में भी 2H कम हो जाएंगे, यानी CnH2n जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का या साइक्लो एल्कीन का। और अब आपको ये बल्कि एक चीज एक्स्ट्रा भी पता है कि ये जो 2H कम हुए, जब भी इसकी IHD जो है वो 1 हो गई है, साइक्लो एल्केन की IHD 1 होती है, ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेशन आ गई है। ये तो छोटी सी बात थी। अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं एल्केन्स के। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वही एल्केन्स की प्राइमरी सोर्स होती है, और पेट्रोलियम कोई एक प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है मुख्तलिफ एल्केन्स का, और साथ में उसमें कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो पहले दिन लेक्चर दिया था, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें टोटल जो 118 एलिमेंट्स हैं हम सबको स्टडी नहीं करते, सिर्फ मैंने 10 एलिमेंट आपको 10 एलिमेंट बताए थे। तो अब आप देख लें, इसमें ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर मौजूद है, ठीक है। तो ये 10 एलिमेंट्स में हमारा मोस्टली काम कंप्लीट हो जाता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आते हैं उसके अंदर उन 10 एलिमेंट में, और इनको हेट्रो एटम्स कहेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पेट्रोलियम को आप डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन का आपको पता है प्रोसेस होता है सेपरेशन का, मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे किसी चीज को सेपरेट करते हैं, वो डिस्टिलेशन कहलाती है। और वोलेटिलिटी का मतलब यही होता है कि वो अपने एक पर्टिकुलर बॉइलिंग के ऊपर वो चीज एवेपोरेट हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। तो अब जब आप इवन जो शुरू के जो 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसी पे आपको 500 डिफरेंट कंपाउंड्स मिल जाते हैं, ठीक है। यानी पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपाउंड्स है, आपने जब उसको डिस्टिल करना शुरू किया, आपका टेम्परेचर जब 200 तक पहुंचा, तो आप 200 टेम्परेचर तक जब पहुंचे तो आप ऑलरेडी अराउंड 500 कंपाउंड्स को सेपरेट कर चुके होंगे दूसरे चेंबर में, या यूं कह लें ये जो 500 कंपाउंड्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो उनका बॉइलिंग पॉइंट 200 या 200 से कम ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर ना बहुत सारे एल्केन्स हैं उस फ्रैक्शन के अंदर, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हैं, मतलब इतने क्लोज है कि उनको वैसे सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो एल्केन का मिक्सचर है ना, जो हम कलेक्ट करते हैं, एल्केन के 3 मेजर इस्तेमाल आते हैं, यूजेस हैं, ये तीनों याद रखिएगा। एक तो ज्यादा फ्यूल यूज होता है एल्केन, आपको मालूम है, बल्कि आपका रोज ही इससे वास्ता पड़ता है कि जो पेट्रोल होता है जिसको गैसोलीन कहते हैं, वो भी एल्केन है, ठीक है। डीजल वो भी एल्केन है, कैरोसिन ऑयल वो भी एल्केन है, यानी सिर्फ एल्केन नहीं होते, मिक्सचर होते हैं। और आपके मुख्तलिफ जो सिलेंडर्स होते हैं, LPG का है, CNG का है, या ब्यूटेन है, या सिगरेट का लाइटर है, सब एल्केन्स है, ठीक है। तो यानी फ्यूल से आपको पता है हीट एनर्जी चाहिए होती है आपको, इनसे सॉल्वेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। सॉल्वेंट में लैब में तो बहुत सारे होते हैं, हेक्सेन है, पेंटेन है, और आपके ये पेट्रोलियम ईथर है। और ल्यूब्रिकेंट्स यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे ग्रीस होती है, सबसे कॉमन ल्यूब्रिकेंट ग्रीस है, जो आपको पता है जो ऑटोमोबाइल वाले होते हैं उनका तो इस्तेमाल ग्रीस के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है उसमें ग्रीस लाजमी है। तो ये ल्यूब्रिकेंट्स भी एल्केन्स होते हैं। ये 3 इसके मेजर यूजेस हैं अगर आपसे कोई पूछता है एल्केन्स के। गैसोलीन और पेट्रोल एक ही बात है, ठीक है। हम पेट्रोल कहते हैं, लेकिन यूएस में गैसोलीन कहा जाता है इसको। गैसोलीन की डिमांड बहुत है क्योंकि गाड़ियां बहुत हैं, इतनी ज्यादा डिमांड है कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम जो है, वहां से जब आप डिस्टिल करके गैसोलीन आइसोलेट करते हैं, वो उस डिमांड को मीट नहीं कर पाती है, तो आपको गैसोलीन बनाना पड़ती है एक्स्ट्रा।
अब वो बनाने से मतलब है जो हायर चेन एल्केन्स होती हैं, यानी जो कार्बन 12 है उससे बड़ी बड़ी एल्केन्स होती हैं, आप उसको तोड़ तोड़ के छोटी एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तोड़ के छोटी एल्केन में कन्वर्ट करने का मतलब है आप उसकी क्रैकिंग करते हैं। क्रैक मतलब तोड़ना किसी लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो फिर आप ये छोटी छोटी हाइड्रोकार्बन अचीव करते हैं, वो आप यूज करते हैं गैसोलीन पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो गैसोलीन, जो पेट्रोल है, वो अब चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो सारा पेट्रोलियम से नहीं हासिल हो पाता, मतलब आपको हायर एल्केन को तोड़ना भी पड़ता है। अच्छा, पेट्रोल में यानी गैसोलीन के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, वो होता है ये वाला आइसोऑक्टेन, ठीक है। नाम बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा, पेट्रोल पंप पे भी जगह जगह लिखा होता है आइसोऑक्टेन। ऑक्टेन नंबरिंग, ऑक्टेन रेटिंग के नाम से आपने देखा होगा ये लफ्ज। ये इसका यूपीएससी नेम होता है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, स्क्रीन पे मौजूद है। और अब आपको नोमेनक्लेचर भी आता है, तो आपको पता है कि किस तरह ये चेन सिलेक्शन हुई है, कहाँ से काउंटिंग हुई है, किस तरह सब्स्टिट्यूएंट्स को डिसाइड किया और व्हाटएवर। तो ये याद रखिएगा, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन यूपीएससी नेम है और आइसोऑक्टेन कॉमन नेम है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये इतना ज्यादा कॉमन है तो इसको आइसोऑक्टेन कहा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया है। इसका लाइन एंगल फार्मूला भी की मैंने आगे। अच्छा, आइसोऑक्टेन जो है ना, वो बहुत ही बेटर एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होता है। कोई इसमें आपके इंजन में नॉकिंग नहीं होती है, कंबस्शन इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर, और ये एक तरीके से स्टैंडर्ड बनाया गया है। क्या मैं दिखाता हूँ आपको ऑक्टेन रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आइडियली अगर आपकी जो फ्यूल है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोऑक्टेन है और कोई हेप्टेन नहीं है, क्योंकि गैसोलीन में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आइसोऑक्टेन का होता है और फिर हेप्टेन का होता है। तो अगर आप, ये आइडियल सिचुएशन है कि अगर आपके फ्यूल में सिर्फ आइसोऑक्टेन है और कोई हेप्टेन नहीं है, 100% आइसोऑक्टेन है, तो उसकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 100 होगी आपकी फ्यूल की। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ऑक्टेन कम करें और थोड़ा हेप्टेन बढ़ाएं, मिसाल के तौर पे 87% ऑक्टेन हो और 13% हेप्टेन हो अगर, तो इसकी रेटिंग का नाम होगा 87 ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है। तो मतलब ये जो मुख्तलिफ रेटिंग्स आपको नजर आती हैं, लेट्स सपोज 70 ऑक्टेन रेटिंग या 65 ऑक्टेन रेटिंग, इससे मतलब है कि उतनी परसेंटेज, जितना नंबर लिखा हुआ रेटिंग नंबर है, उतनी ऑक्टेन की आइसोऑक्टेन की परसेंटेज उस मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो ये हायर द ऑक्टेन रेटिंग बेटर द फ्यूल इज। अच्छा, ये एक डेटा है, टेबल है, जो आपको लाजमी नजर आता होगा मुख्तलिफ बुक्स में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कह रहे हैं जब आप पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो क्योंकि पेट्रोलियम का मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड्स का, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे ना, मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स अलग होते रहेंगे, ठीक है। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी शुरू के अंदर ही जो है ये कंपोनेंट ऑलरेडी अलग है, यानी आप इनको अलग कर सकते हैं। टेम्परेचर रेज करेंगे 20 से 60, तो फिर ये वाले कंपोनेंट, ये वाले, यानी ये एक इनमें ट्रेंड है। वो ये कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहते हैं ना एल्केन्स में, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है उस इस पर्टिकुलर कंपाउंड, मिक्सचर का या कंपाउंड का। तो वो थोड़ा देर से वो चीज सेपरेट होगी, ठीक है। यानी 12 कार्बन वाली चेन और 18 वाली चेन जो होगी वो 175 डिग्री पे जाके आइसोलेट होगी, ठीक है। तो कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो देख रहे हैं 20 एंड हायर पे आप चले जाएंगे तो सॉलिड आना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये पैराफिन वैक्स वगैरह। खैर, ये मैं अभी आपको रीजन दूंगा। मुझे याद है कि जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे, यानी कि 4 से 5 कार्बन, 6, 7, 8, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? आई विल टेल यू द रीजन आफ्टर अ फ्यू स्लाइड्स। एल्केन्स, चूंकि सारे कार्बन जो हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, चारों तरफ से वैलेंसी बना रहे होते हैं, चाहे वो चारों तरफ कार्बन हो या कार्बन और हाइड्रोजन का कोई कॉम्बिनेशन हो, तो वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया कि ये तो अलग टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि sp3 का मतलब होता है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स, कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और ब्लेंड होते हैं और 4 आइडेंटिकल एक जैसे ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो उस इंडिविजुअल हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो 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 प्रोपोर्शन होता है वो ये होता है कि 1 यूनिट s होता है और 3 यूनिट्स p के होते हैं। तो sp3, यानी यूं कह लीजिए कि s 25% होता है और p जो है वो 75% होता है, ठीक है ना, क्वार्टर s होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं।
इनकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, यानी टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि हर जो दो एंगल्स हैं वो 109.5 के होते हैं। एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये बात 2D में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ज्योमेट्री जो है वो 3 डायमेंशनल होती है मॉलिक्यूल्स की। और इवन आप स्ट्रेट चेन जो हम कहते हैं ना, वो भी स्ट्रेट नहीं होती, वो हम जिगजैग बनाते हैं। और जिगजैग से मतलब जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल जो है वो स्क्रीन पे जैसे ये चिपका हुआ है वैसी है। इससे मतलब है कि ये वाली कार्बन, जैसे ये मैं ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अब ये 4 कार्बन समझे कि ये प्लेन पर है, जैसे ये है स्क्रीन पे, लेकिन इनपे यानी ये शुरू की 2 कार्बन है, सॉरी बीच की 2 कार्बन, इनमें जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, एक हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन है। इसका भी यही केस है, एक हाइड्रोजन अबव है, एक हाइड्रोजन बिहाइंड है। तो ये 3 डायमेंशनल लुक आ जाता है मॉलिक्यूल का। तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ब्यूटेन और पेंटेन का बना हुआ है और हम बनाते रहते हैं, हमें आते हैं ऑलरेडी बनाना है। ये भी आपको ऑलरेडी आता है, आइसोब्यूटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। ये बेसिकली हम नॉमेनक्लेचर में ये शॉर्ट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भाई ब्यूटेन अगर है तो फिर उसमें आइसोब्यूटेन भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। और जब आपके कार्बन की चेन बढ़ेगी तो फिर आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ब्यूटेन में ये दो आइसोमर्स पॉसिबल है खाली, यानी ये मीथेन उठा के मैं यहाँ लिख दूं। लेकिन जब आप पेंटेन पर आएंगे तो 3 आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी होगी, हेक्सेन पे 5। जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहेंगे, जैसे ये डीकेन है 10 कार्बन वाली एल्केन, इस पे 75, और C40H22 पे तो ये आप काउंट कर लें कितने सारे आइसोमर्स पॉसिबल है। तो ये ऑब्वियसली सारे तो हम बना भी नहीं सकते, ये थ्योरेटिकल है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपसे बात कही थी कि सर इसके जो आइसोमर्स थे उसको हमने अलग अलग क्यों लिखा है, मतलब नंबर्स अलग अलग क्यों हैं? कहाँ अलग अलग है? C40 वाले के अलग अलग कहाँ है? ये सर ये हाइपोथेटिकल है या हमने इनको फॉर्म किया है? नहीं नहीं, हमने फॉर्म नहीं किया, ये हाइपोथेटिकल है, यानी ये कैलकुलेशन बेस्ड है, कंप्यूटेशनल है, ठीक है। ये ऐसी कंप्यूटर पे निकाले गए। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि आप हमने मतलब इसको सिंथेसाइज किया हो या आइसोलेट किया हो या इनको आइडेंटिफाई किया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन है कि भाई जिस तरह 9 पे इतने निकले हैं, 10 पे इतने, यानी ये कोई एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये फिर एक पूरी थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की फील्ड है, वहां से ये डिराइव होते हैं। ये इतने होते नहीं है, ये सिर्फ बताया कि हो इतने सकते हैं, ना आपको ये याद करने, मतलब आपसे कोई मेमोराइज भी नहीं करवा रहे हमें, लेकिन सिर्फ ये मोटी सी बात आपको पता हो कि नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं तो पॉसिबल आइसोमर्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और शुरू के ये मैं समझता अगर आपको शुरू के 7 याद हो तो अच्छी बात है। ब्यूटेन के 2 आइसोमर पॉसिबल है, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5 और हेप्टेन के 9, बस काफी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस इसका आ रहा हूं। ये देखिए, ये मुख्तलिफ हेक्सेन्स हैं, ये लिखा हुआ है हेक्सेन आइसोमर्स, यानी सब में एक बात कॉमन है कि 6 कार्बन कंटेनिंग है और C6H14 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो 1 2 3 4 5 ये पांचों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, इनमें रिलेशनशिप क्या है, कौन से वाले आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, चेन आइसोमर है, सारे चेन, यानी मैं कोई से भी 2 चूज कर लूं तो वो चेन आइसोमर ही कहलाएगा। अच्छा खैर, अब देखें इसमें ये तो पहला वाला है एन हेक्सेन ना, सीधा सीधा लीनियर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 68 है, ठीक है। आपको ये याद वाद नहीं करना है, ठीक है ना, ये डेटा है तो खैर ये है। अब देखें जैसे जैसे आप ब्रांचिंग ला रहे हैं, अब ये आप पैटर्न देखें, मैं सिर्फ पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं। आपने ये मिथाइल यहां से हटा के कहीं पे लगा दिया 2 पे या फिर 3 पे, यानी एक ब्रांच लेकर आ गए तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो गया है ना। आपने अगर 2 जगह ब्रांच लिया है, यानी एक और मिथाइल काटा यहां लेकर आ गए, तो ये 60 से 58 हो गया। और अगर आपने ये कार्बन एक ब्रांच उठा के यहां पे प्लेस कर दी तो और ड्रॉप हो गया। तो मतलब जितनी ब्रांचिंग बढ़ रही है उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप है ब्रांचिंग का बॉइलिंग पॉइंट का, जो नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम इसका रीजन डिस्कस करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एबनॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत ही प्रिडिक्टेड है। वो ये कि देखिए एल्केन जो होता है ना, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं है, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, ना कोई हेटेरो एटम होता है। तो अब जब कुछ भी नहीं होता तो उनमें आपस में, यानी 2 एल्केन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपस की जो फोर्स होगी, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, ठीक है ना, एक अलग मॉलिक्यूल एक अलग मॉलिक्यूल, उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, यानी जो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है।
तो अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें जाहिर सी बात है कोई डायपोल तो है नहीं, क्योंकि कोई हेटेरोएटम ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का भी इम्कान नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब बचा क्या फिर, एक फोर्स होती है जो इन किस्म के एल्केन्स में होती है, उनको हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। एग्जैक्टली, लंदन फोर्सेस कहते हैं या डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। अच्छा, लंदन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है फ्रिट्ज लंदन, तो ये उनके नाम पे रखी गई है, वरना इसको आप डिस्पर्जन फोर्सेस भी कह सकते हैं। वो ये होती है कि ना ये टेम्परेरीली इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट होता है और उसकी वजह से ना एक डायपोल जनरेट होता है, लेकिन वो डायपोल चूंकि परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मुसलसल या मुकम्मल तौर पर मौजूद है, तो इसीलिए उस डायपोल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, यानी जो इंड्यूस हुआ है, जो जनरेट हुआ है, जो पैदा हुआ है, ठीक है। वरना डायपोल दो किस्म के होते हैं, एक परमानेंट डायपोल होता है, एक इंड्यूस्ड डायपोल होता है। परमानेंट डायपोल तो वो जब आएगा जब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग ये मॉलिक्यूल होता या फ्लोरीन कंटेनिंग होता। जी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ही होती हैं। जी जी, देखें, लंदन फोर्सेस कहते हैं एक नाम, डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं दूसरा नाम, वैंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं तीसरा नाम, ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वही इंड्यूस डायपोल ही होता है। इंस्टेंटेनियस होता है यानी वक्त किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बनता है। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ना, वो एक तरफ मूव हो जाता है, तो वहां पे पार्शियल, वहां पे थोड़ा नेगेटिव क्लाउड आ जाता है, और जहां से मूव करता है वहां पे पॉजिटिव क्लाउड आ जाता है। तो फिर वो इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा करेगा, तीसरा भी ऐसा करेगा, सारे ऐसे करेंगे, तो थोड़ी सी अट्रैक्शन इनमें आ जाती है अपोजिट चार्जेस की, प्लस माइनस की। तो वो उस क्लाउड की वजह से इनमें एक आपस में थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाती है, बहरहाल थोड़ी सी उल्फत एफिनिटी इनमें आ जाती है, उसको हम डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। तो अब वो जितना लीनियर मॉलिक्यूल होगा, यानी सीधा लंबा जैसे ये है, उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी डिस्पर्जन फोर्सेस की। तो यूं कहने के वो एक दूसरे को बहरहाल कुछ हद तक पकड़ के रखेंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ठीक है ना। लेकिन अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो डिस्पर्जन फोर्सेस कमजोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास सरफेस एरिया कम हो जाएगा। आप पहले मॉलिक्यूल को सबसे आखिरी को कंपेयर करें, तो आप जब ब्रांचिंग हो जाएगी ना, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो डिस्पर्जन फोर्सेस कम हो जाएंगी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलरली, तो जिसकी वजह से उनकी जो बाइंडिंग है वो वीक हो जाएगी, और आपको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा उनको सेपरेट करने के लिए। तो इसीलिए जब ब्रांचिंग होगी तो कम टेम्परेचर पे वो चीज सेपरेट आसानी से हो जाएगी, तो जल्दी बॉयल हो जाएगी, यूं कह लें आसान लफ्जों में, ये इसका रीजन है, ठीक है। तो बस आप ये याद रखें कि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और क्यों होता है, क्योंकि ब्रांचिंग से वैंडर वॉल फोर्सेस, जो डिस्पर्जन फोर्सेस है, वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके आपस में गिरफ्त कमजोर हो जाती है और वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। ये इनमें पैटर्न है, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ये आप सारे बॉइलिंग पॉइंट याद करें, मेमोराइज करें, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्रेंड पता हो। मतलब मैं आपसे पहला मॉलिक्यूल और आखिरी दूं और सिर्फ ये पूछूं कि आप किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा प्रिडिक्ट करते हैं, तो आप देखिएगा जहां पे ब्रांचिंग कम होगी वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होना चाहिए। 68 और 49 भले आपको याद ना हो, लेकिन बहरहाल आपको ये याद हो, ये पता हो कि हाँ भाई इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। ये वही बात कर रहे हैं। जी जी सर, जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल है वो क्यों अलग है? नहीं, थर्ड वाले के अंदर बहरहाल बेहतर सिमेट्री है दूसरे के मुकाबले में, ठीक है। ब्रांचिंग जो है वो तो दोनों की बराबर है, दूसरे और तीसरे की, लेकिन जब मिथाइल बिल्कुल बीच में आ गया तो ये मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा सिमेट्रिकल हो गया। तो इस जैसा जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ना, तो उनकी जो आपस में बाइंडिंग इंटरेक्शन है वो थोड़ी सी बेहतर होगी ऊपर के मुकाबले में। मतलब यूं कह लें कि ये दोनों में इतना फर्क नहीं है, मैंने इसलिए इसको बताया भी नहीं था, मैंने इसको इग्नोर किया था। तो मैं इसको अगर आप इग्नोर करें तीसरे वाले को, तो सीधा सीधा पैटर्न बन रहा है, यानी 68 से 60, फिर 58 फिर 49। इन दोनों में चूंकि ब्रांचिंग का पैटर्न एक ही है, बस एक बीच में आ रहा है, एक कोने पे आ रहा है, इसलिए इनमें ज्यादा फर्क नहीं है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये मिसलीड हो सकता है, यूं कह लीजिए, ये हम कोई बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया था। ये तो आपको रियल बॉइलिंग पॉइंट दिखा दिए, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट तो ये एक्चुअल है, इनके हिसाब से हमने ये थ्योरी डेवलप की है। मैं अजान का ब्रेक दे रहा हूँ 2 मिनट का, ठीक है।
सो लेट्स रिज्यूम। सर जी सर मेरा क्वेश्चन था कि बॉइलिंग पॉइंट अगर इफेक्ट होता है ब्रांचिंग की वजह से तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं इफेक्ट होता, क्योंकि उसमें कोई ट्रेंड नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट में एज सच कोई ट्रेंड नहीं है, फेथफुली ये रिप्रोड्यूस नहीं होता। बज़ाहिर आपको यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड नजर आ रहा होगा, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं होता, इसलिए हम मेल्टिंग पॉइंट को इसके लिंक से कनेक्ट नहीं करते ब्रांचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वरना तो और भी चीजें देखिए, डेंसिटी भी एक अलग अलग आपकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वगैरह भी हैं। तो जो ज्यादा वेल अंडरस्टूड होता है हम उसी को डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये ग्राफ है, ये भी यही कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन देखें, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ेगा। ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है ना। ये ब्लू वाला, सॉरी रेड वाला, यहाँ पे देखें ये मेल्टिंग पॉइंट का है, इसमें थोड़ा सा ये इतना लीनियर नहीं, इतना कंटिन्यूस नहीं जा रहा, कहीं पे ड्रॉप भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा खैर, ये वही वाली बात कि अभी कर लिए, बल्कि ये बात तो हम कर चुके हैं कि अगर ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये साइक्लोएल्केन्स की शुरू करते बाद, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ लूं पहले। मुजम्मिल अली फ्रॉम कहोटा कहते हैं कि देयर इज बट द टू मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन आर मोर सिमेट्रिक। अच्छा, और लाइबा कहती हैं कि लाइबा आमिर फ्रॉम कराची, सर देयर इज नो प्रॉपर ट्रेंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, ठीक है। अच्छा, और मैमूना रजाक फ्रॉम इस्लामाबाद ये लिखती हैं, सर विल ब्रांचिंग ऑन सेम और डिफरेंट कार्बन्स आल्सो अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये ट्रेंड उस वक्त हम कंसीडर कर रहे हैं जब हम सारे आइसोमर्स को ले रहे हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट ब्रांचिंग हो, ठीक है। जब कार्बन की तादाद ही कम ज्यादा कर देंगे तो फिर पैटर्न डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पर कहीं जाहिर सी बात है, कोई भी दो चीजों को कंसीडर करने के लिए कोई कॉमन फीचर तो हम फिक्स रखते हैं ना उसमें। तो कॉमन फीचर ये है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दो मॉलिक्यूल्स के, फिर आप ब्रांचिंग की बात करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो फिर ट्रेंड नहीं आएगा। अच्छा, अब आते हैं साइक्लोएल्केन्स पे। पहला मेंबर यकीनन साइक्लोप्रोपेन होगा, फिर साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन। इसमें भी देखें, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। -33 है, ये तो नेगेटिव में, फिर 13, फिर 49, फिर 81, फिर 118, फिर 149। तो एज we are increasing in the number of carbons, the boiling point is also being increased. अच्छा, अब ये एक शॉर्ट टॉपिक है, सिग्मा बॉन्ड एंड बॉन्ड रोटेशन। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो, उस पे जो दो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं वो बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेटेबल होता है। जब वो रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्फर्मेशंस को कॉन्फर्मर्स को जनरेट करते हैं, और वो फिनोमेना कहलाता है कॉन्फर्मेशन। यानी जब एक मॉलिक्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री शो करे और थोड़ी देर बाद रोटेट होकर एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन शो करे, तो वो दो डिफरेंट ओरिएंटेशन है, उनको हम कॉन्फर्मेशंस कहते हैं, ठीक है। वो आपस में कॉन्फर्मर्स होते हैं, और इसकी स्टडी को कॉन्फर्मेशन एनालिसिस कहते हैं। मतलब आप इसको यूं समझे आसान लफ्जों में, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि हम जब सोते हैं तो हमारे मुख्तलिफ स्लीपिंग पोस्चर्स होते हैं ना। मतलब आप एक तरफ हाथ रख के सो सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ भी हाथ रख के सो सकते हैं, सीधा सो सकते हैं, उल्टा सो सकते हैं। तो ये जितने भी स्लीपिंग पोस्चर्स हैं ये कॉन्फर्मेशंस हैं, ठीक है। जिस तरह मॉलिक्यूल्स जो है वो मुख्तलिफ कॉन्फर्मर्स बनाता है, इसी तरह इंसान जो है सोते हुए मुख्तलिफ स्लीपिंग पोस्चर्स रखता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपकी बॉडी जो है उसके पार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाए। बॉडी के पार्ट से डिस्कनेक्ट नहीं होते, सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। आपने हाथ सीधा रखा हुआ है, आपने हाथ बेंड कर दिया, या आपने अपनी पूरी पोजीशन ही अपसाइड डाउन कर दी। तो ये चीजें जो होती हैं वो ही मॉलिक्यूल भी करता है, उसको हम कॉन्फर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और अभी यहां समझ में आएगा, ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, ये रहा, कितने कार्बन कंटेनिंग है, 2, 3, 4, 5 कार्बन कंटेनिंग है, क्योंकि इथाइल 2 कार्बन होते हैं, मिथाइल 1 कार्बन होता है, और फिर 2 कार्बन यहाँ पर भी है। एक बात का ख्याल रखिएगा, मिथाइल जो होता है CH3, उसको या तो आप CH3 लिखते हैं या MEB लिखते हैं, सिंबल जो होता है मैंने आपको बताया भी था। और इथाइल जो होता है C2H5 कह दें, या CH2CH3 कह दें, या ET कह दें, ET फॉर इथाइल, ठीक है। इसी तरह अगला मेंबर प्रोपाइल होता है, उसको PR से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगला मेंबर जो है
वो उसको हम ब्यूटाइल यानी Bu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 शुरू के जो एल्काइल्स होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनके सिंबल्स होते हैं MEETPRBU, पेंटाइल का नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखें, ये अगर आप इस मॉलिक्यूल को यू लुक देखते हैं, यानी तीसरी कार्बन यहां से, इथाइल के बाद ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, तो आपको ये मॉलिक्यूल नजर कैसा आएगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूं आपको ये मॉलिक्यूल नजर कैसा आएगा। ये इधर से देखने में, यानी इस कार्बन को बिल्कुल अपने सामने रखने से आपको मॉलिक्यूल ये ऐसा नजर आएगा। फ्रंट कार्बन ये है और ऊपर की तरफ हाइड्रोजन होगी, लेफ्ट और थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोरीन है, राइट और थोड़ा नीचे की तरफ इथाइल होगा। मतलब आपको सिर्फ ये 4 कार्बन ही नजर आ रहे होंगे, 4 एटम नजर आ रहे होंगे, 4 ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे, यानी हाइड्रोजन, इथाइल, क्लोरीन और ये वाली कार्बन। इसी के बिल्कुल पीछे एक कार्बन होगी, यानी ये वाली, जो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि आपका व्यू ऐसा है कि कार्बन के बिल्कुल जस्ट पीछे कार्बन है। तो उसको हम इस सर्किल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी ये जो गोल बनाया है दायरा, इसका मतलब है रेयर कार्बन, पीछे वाली कार्बन, बैक कार्बन, ठीक है। उस पे जो 3 ग्रुप्स लगे वो आपको नजर आ जाएंगे, हाइड्रोजन, मिथाइल और OH, लेकिन पीछे वाली कार्बन नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप देखिए ऐसे एंगल से रहे कि कार्बन के पीछे कार्बन छुपी हुई है। तो कंबाइंड व्यू मतलब क्या होगा? ओवरऑल ये पिक्चर है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं तो आपको यूं नजर आ रहा होता है, यानी ये फ्रंट कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। ये जो गोल है ये रेयर कार्बन है, यानी बैक कार्बन, उस पर 3 ग्रुप लगे हुए, मिथाइल, H और OH। गोल दायरा इसलिए बनाया है कि ये एक कन्वेंशन है, इसका मतलब होता है पीछे वाली कार्बन, रेयर कार्बन या बैक कार्बन। इस प्रोजेक्शन को न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। न्यूमैन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो इसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन को। अच्छा, इसी को थोड़ा सा टिल्ड करके दिखाएं, जो कि ऑलरेडी यहां दिखाया, उसको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 100 हॉर्स एक अलग प्रोजेक्शन है, यानी 100 हॉर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, और न्यूमैन एक अलग है। तो ये न्यूमैन गौर से देखिएगा, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी से अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। क्या अगला टॉपिक? इसको हमने 3D में दिखाया है, इस मॉलिक्यूल को, कि ये इथेन है, CH3CH3, ब्लैक वाली कार्बन है और व्हाइट वाले हाइड्रोजन से। फ्रंट पे भी 3 हाइड्रोजन है, पीछे वाली कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है। आपने इस तरह व्यू किया कि फ्रंट वाली कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और पीछे वाली कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, वो आपको इकट्ठे 6 के 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यानी लाइक दिस। ये 3 ग्रीन और 3 ब्लू। ग्रीन मतलब फ्रंट हाइड्रोजन, ब्लू मतलब बैक कार्बन हाइड्रोजन। तो ऐसी कॉन्फर्मेशन को, यानी ऐसे व्यू को, ऐसे लुक को स्टैगर्ड कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको आगे के भी 3 ग्रुप्स नजर आए और पीछे कार्बन के भी तीनों ग्रुप्स नजर आए, यानी 6 के 6 ग्रुप्स नजर आए, उसको हम कहते हैं स्टैगर्ड। और अगर पीछे वाले 3 ग्रुप आगे वाले 3 ग्रुप के पीछे छुप जाए, क्या मतलब? ये मतलब ग्रीन के पीछे ही बिल्कुल ब्लू छुप जाए, तो आप इसको एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन कहते हैं। तो 2 कॉन्फर्मेशन हो गई, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। मुझे 1 मिनट दीजिए, लेट्स रिज्यूम। तो अगर पीछे वाले ग्रुप्स 3 जो हैं वो आगे वाले ग्रुप्स के पीछे छुपे हुए हो, नजर ना आ रहे हो, तो उसको एक्लिप्स कहते हैं। अच्छा, एक्लिप्स लफ्ज आपको ऑलरेडी पता है, आपने सुना होगा ना, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, चांद गिरन, सूरज गिरन, ठीक है ना, वो यही तो होता है। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? जो जमीन है, अर्थ है और सन है, उसके बीच में मून आ जाता है, तो आपको सूरज नजर नहीं आता, यानी सूरज को ग्रहण लग जाता है, तो दैट्स कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। तो इसी तरह अगर फ्रंट ग्रुप की जो है वो बैक ग्रुप के सामने आ जाए, तो वो एक्लिप्सिंग कॉन्फर्मेशन कहलाती है। अच्छा, इथेन के केस में ये 2 ही पॉसिबल है आपके सामने, यानी ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना मैं आपको डायहेड्रल एंगल के बारे में बताऊं। ये एंगल्स है, यानी ये जो ग्रीन वाला हाइड्रोजन है, ये वाला नजर आ रहा है आपको, ये और पीछे वाला हाइड्रोजन जो ब्लू है, ये इनके दरमियान एंगल 60 डिग्री का है, यानी ये डायहेड्रल एंगल कहलाता है। डायहेड्रल एंगल का मतलब है 2 प्लेन्स के दरमियान एंगल, वो 60 डिग्री है। अगर इस ग्रीन वाले को, क्योंकि मैं इसको एक रेफरेंस बना लेता हूं, HA जिसे कह रहा हूं, इसका HC से देखा जाए तो 180 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह मुख्तलिफ ये डायहेड्रल एंगल्स हैं, जबकि एक्लिप्स के अंदर कितना है? 0, ठीक है।
तो इसका मतलब है अगर डायहेड्रल एंगल जीरो होता है तो वो एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन होती है, अगर नॉन जीरो होगा तो फिर वो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए इनमें से ज्यादा एनर्जेटिक कॉन्फर्मेशन किसकी होगी, एक्लिप्स की या स्टैगर्ड की? एक्लिप्स की। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने आंसर लिखा है, मोहम्मद अली फ्रॉम कहोटा लिखते हैं एक्लिप्स की ज्यादा एनर्जी होगी। बिल्कुल सही। ये आपके सामने ग्राफ मौजूद है, इसमें भी नजर आ रहा होगा आपको। स्टैगर्ड की कॉन्फर्मेशन है एक पर्टिकुलर एनर्जी पर, लेकिन एक्लिप्स की इससे 12 यूनिट ज्यादा है, यानी 12 किलोजूल पर मोल ज्यादा है। ये रिलेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। मतलब एक्लिप्स जो है वो लेस स्टेबल है या लेस एग्जिस्टिंग है, और स्टैगर्ड जो है वो मोर एग्जिस्टिंग है, मोर स्टेबल है और मोर एग्जिस्टिंग है, क्योंकि वो उसमें कोई किसी किस्म का स्ट्रेन नहीं है। जबकि एक्लिप्स में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। अच्छा, ये तो खैर छोटा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन, तो इतना इशू नहीं है। लेकिन अभी अब आगे देखेंगे, जब मिथाइल, अगर आप इस हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस करते हैं, किसी एक हाइड्रोजन को बल्कि पीछे वाली को भी करते हैं, यानी ब्यूटेन का केस बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये तो 12 किलो जूल का डिफरेंस है ना, ये 12 का नहीं रहेगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो छोटी सी बात हो गई, ये इथेन की बात थी। अच्छा, प्रोपेन की बात भी कोई इतनी खास नहीं है। मतलब आप प्रोपेन में क्या करेंगे, किसी एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर देंगे मिथाइल से। तो प्रोपेन के केस में भी दो ही कॉन्फर्मेशन होंगी, एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। हाँ, अगर ब्यूटेन का केस हो, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ बन जाएंगे। पहले तो ब्यूटेन की 100 हॉर्स फॉर्म और न्यूमैन फॉर्म देख लें। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन्स कंटेनिंग एल्केन, मिथाइल कार्बन कार्बन मिथाइल है, ठीक है। अब इसको हम यू व्यू करते हैं, यानी ग्रीन जो कार्बन है यहां से देखते हैं। देखिए, ग्रीन कार्बन आपको बिल्कुल फ्रंट पर नजर आए, तो जो ब्लू वाली कार्बन है, यानी ये वाली पीछे वाली, ये नजर नहीं आएगी, तो हमने इसको सर्किल कर दिया। तो जो ग्रीन वाली कार्बन है, इस पे एक मिथाइल है ऊपर, और लेफ्ट और राइट पे हाइड्रोजन है। और पीछे वाली कार्बन जो नजर नहीं आ रही है, ये ब्लू वाली, उसके नीचे वाली पोजीशन पे मिथाइल है और लेफ्ट राइट पे हाइड्रोजन है। तो आप इसको देख ले पहले, इन दोनों कॉन्फर्मेशंस को, दोनों मॉलिक्यूल्स को, और इसको ये आपको कन्विंस करें अपने आप को कि ये दोनों एक ही वो है मॉलिक्यूल है, लेकिन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं इथेन से, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वहां पे CH3 था, यहाँ पे क्या किया, फ्रंट कार्बन पे जो 3 H थे उसमें से किसी एक को मिथाइल से रिप्लेस किया है, और पीछे वाली कार्बन पे भी जो 3 H थे उसको मिथाइल से रिप्लेस किया है। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ये मुख्तलिफ कॉन्फर्मेशन है ब्यूटेन की। सबसे पहले ये देखें, मिथाइल और पीछे वाला मिथाइल, ये मैंने बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे छुपा दिए हैं, यानी इनको मैंने एक्लिप्स कर दिया है। ये देखें, एक्लिप्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये ग्रीन वाला मिथाइल और रेड वाला मिथाइल बिल्कुल एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों एक्लिप्स कर रहे हैं तो इन दोनों के जो हाइड्रोजन हैं, ये वाले भी ब्राउन और रेड भी कर रहे होंगे और ब्राउन रेड भी कर रहे होंगे। ये तो एक पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन हो गई जिसको हम एक्लिप्स कहेंगे, ठीक है। अभी मैं ये नीचे वाला नाम बाद में बताऊंगा आपको। आपने रोटेट किया 60 डिग्री पे फ्रंट कार्बन को, फॉर एग्जाम्पल एंटी क्लॉकवाइज किया, तो ये जो ग्रीन वाली कार्बन है ये बीच में आ जाएगी, रेड वाले हाइड्रोजन मिथाइल के बीच में आ जाएगी यहाँ पे। तो जब मिथाइल यहाँ आएगा ग्रीन वाला, तो इसी के जो अगेंस्ट ब्राउन वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा, यानी 2 रेड हाइड्रोजन के बीच में, एंड वाइस वर्सा एंड सो ऑन। तो ये तीसरा भी मूव कर जाएगा। तो ये दूसरी कॉन्फर्मेशन ये वाली बन जाएगी जो नजर आ रही है आपको, ये स्टैगर्ड हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप 6 के 6 ग्रुप्स आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं, तो ये स्टैगर्ड हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं नाम बाद में बताऊंगा, ये जो नीचे लिखे हुए। तो ये हमने 60 डिग्री रोटेट किया, यानी 0 डिग्री से 60 डिग्री पे गए। डायहेड्रल एंगल मिथाइल यानी फ्रंट मिथाइल और रेयर मिथाइल के दरमियान 0 डिग्री था तो एक्लिप्स था, 60 डिग्री था तो स्टैगर्ड था। फिर फर्दर 60 डिग्री किया, यानी मैं इस ग्रीन मिथाइल को फिर इधर ले आया इसके पीछे, तो 120 डिग्री हो गया ओवरऑल डायहेड्रल एंगल, और फिर दोबारा एक्लिप्स कर गया, ठीक है। आप देख रहे हैं आप किस पैटर्न से ये जा रहा है। फिर फर्दर रोटेट किया एंटी क्लॉक 60 डिग्री पे, यानी 180 पे आ गया ओवरऑल, तो फिर दोबारा स्टैगर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह आगे किया तो फिर एक्लिप्स हो गया, फिर स्टैगर्ड हो गया। तो ये ऑल्टरनेट चल रहा है, एक्लिप्स स्टैगर्ड
एक्लिप्स स्टैगर्ड। ठीक है, तो अब हमने इथेन में तो ये पढ़ा था कि बस 2 कॉन्फर्मेशन होती है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। वहां पे चूंकि सिर्फ 2 कार्बन थे और 3 हाइड्रोजन थे, यानी 1 पर 3 और 1 पर 3, तो वहां पे और कोई कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल था। यहाँ पे चूंकि 2 हाइड्रोजन जो है फ्रंट और बैक कार्बन वाले, उनको हमने मिथाइल से रिप्लेस किया है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बढ़ गए। मतलब ये वाला तो एक्लिप्स है जो पहला मॉलिक्यूल है, लेकिन ये तीसरा भी एक्लिप्स है, लेकिन इनमें फर्क है। फर्क क्या है, इसमें मिथाइल के पीछे मिथाइल है, इसमें मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ फिर मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है। तो इन 2 एक्लिप्स को आप एक नहीं कह सकते, ये अलग अलग एक्लिप्स है। तो इस वजह से फिर इनके नाम रखना पड़ जाएंगे, यानी हमारे पास 1 से ज्यादा एक्लिप्स हैं और 1 से ज्यादा स्टैगर्ड है। तो अब इनके नाम क्या है, अगर दोनों मिथाइल आगे पीछे एक्लिप्स हैं तो आप इनको सिन पेरिप्लेनर कहते हैं। ठीक है, अगर ये वाला मिथाइल पूरा 180 डिग्री पे आ जाए, क्योंकि उस सूरत में भी रेड वाला और ग्रीन वाला मिथाइल एक ही प्लेन पे रहेगा, क्योंकि येलो वाला, रेड वाला तो हमने फिक्स किया हुआ है मिसाल के तौर पे, ग्रीन वाला इस वक्त इसी प्लेन पर है जो जिस पे रेड वाला है और उसको एक्लिप्स भी कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं सिन पेरिप्लेनर। लेकिन अगर ग्रीन वाला घूम के बिल्कुल 180 डिग्री पे आ जाए, यानी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये वाला चौथा मॉलिक्यूल जो बना हुआ है, तब भी वो पेरिप्लेनर ही रहेगा, क्योंकि प्लेन तो वही रहेगा, लेकिन वो फिर एंटी पोजीशन में चला जाएगा। तो एक होता है सिन पेरिप्लेनर, एक होता है एंटी पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर और एंटी पेरिप्लेनर में कॉमन बात यह है कि जो फ्रंट कार्बन पे मिथाइल है और रेयर कार्बन पे मिथाइल है, वो दोनों एक ही प्लेन पर होते हैं, जब भी हम इनको पेरिप्लेनर कह रहे हैं। लेकिन सिन और एंटी की टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि सिन में क्या है, दोनों मिथाइल आगे पीछे, और एंटी में एक अलग जगह पर है, दूसरा अलग जगह पे मौजूद है, एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 नाम आसान होगा, सिन पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर। अब ये जो आपने पहला मॉलिक्यूल को रोटेट किया था 60 डिग्री पे फ्रंट कार्बन को, और इसको आपने स्टैगर्ड बनाया था, ये स्टैगर्ड अलग है और इसके बाद ये एक अलग मॉलिक्यूल है। तो अब ये इसमें क्या है, क्योंकि 2 मिथाइल एक दूसरे के करीब है, एक्लिप्स नहीं है लेकिन करीब है, यानी 60 डिग्री के डिस्टेंस में, तो इसको हम गोश, GAUCHE, गोश कॉन्फर्मेशन कहते हैं, या सिन क्लिनल भी कहते हैं। क्लिनल का मतलब होता है लीनिंग टूवर्ड्स। हाँ, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ 4 नाम है, ये लिखे हुए 6 हैं, लेकिन 2 रिपीट होंगे, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये एमन अनवर ने क्वेश्चन पूछा। तो ये सिन क्लिनल है, जिसमें 2 मिथाइल करीब करीब हैं, और यही मिथाइल अगर यहां मौजूद हो, दूसरे मिथाइल के पास हो, यानी यहां पे मौजूद हो इधर, तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लिनल। तो अब हमारे पास 2 क्लिनल्स हैं और 2 पेरिप्लेनर्स हैं, तो एक सिन और एक एंटी है, और इसी तरह क्लिनल के अंदर भी सिन और एंटी है। अच्छा, सिन क्लिनल को गोश इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही कॉमन सी कॉन्फर्मेशन है, खासतौर पे अगर ये 2 मिथाइल के बदले 2 हाइड्रोक्सी होते, यानी आपका इथेन 1,2 डायोल होता, जिसको ग्लाइकोल कहते हैं, तो ग्लाइकोल के अंदर ये वाली कॉन्फर्मेशन सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है, सिन क्लिनल। उसका खैर एक अलग रीजन है कि वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर ये 4 कॉन्फर्मेशन हैं ब्यूटेन की, सिन पेरिप्लेनर, सिन क्लिनल, एंटी क्लिनल, एंटी पेरिप्लेनर। अच्छा, आखिर की जो 2 है वो रिपीट हो रही है, यानी ये जो 5वीं है वो बेसिकली तीसरी ही है, और जो छठी है वो तीसरी ही, जो 5वीं है वो तीसरी है, और जो छठी है वो दूसरी है। अच्छा, अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है, आपके सामने 4 कॉन्फर्मेशन है ना, ये चारों नाम है, इनका एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करना है। तो मुझे देखिए, मैं आपकी बात बताता हूँ, हमने जब एल्केन्स डिस्कस किए थे, सॉरी इथेन की कॉन्फर्मेशन, उस वक्त ये तो हमें पता है कि एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टैगर्ड की कम होती है। तो यहाँ पे 2 एक्लिप्स हैं, यकीनन उन दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी 1-2 कह लेते हैं, किसी की सबसे ज्यादा, किसी की दूसरे नंबर पे, और स्टैगर्ड की कम होगी। तो पहले मुझे बताइए, ये 2 एक्लिप्स हैं, इनमें रिलेटिवली किसकी ज्यादा होगी, सिन पेरिप्लेनर की या एंटी क्लिनल की, यानी पहले की या तीसरी की? अच्छा, ये स्टूडेंट लिखते हैं, नहीं देखें, ये तो कोई पहला भी लिख रहा है, कोई तीसरा भी लिख रहा है। कोई मुझे ओरली बता सकता है, अनम्यूट करके अपने आप को? सर 0 डिग्री, यानी सिन